गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी गद्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्मरणीय बिंदु या स्मरणीय तथ्य एक सुंदर सा बॉक्स बना करके लिख लेते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, इस तरह से आप एक बॉक्स बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? नाम। नाम में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे नाम। बॉक्स को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद में क्या लिखते हैं? जन्म। ठीक है, जन्म सन 1884 ईस्वी। ठीक है, 1884 ईस्वी। जन्म स्थान या हेडिंग डालेंगे जीरादेई, जीरादेई जो कि छपरा बिहार में है। छपरा बिहार। ठीक, इसके बाद हम लिखते हैं इनकी शिक्षा। MA ML शिक्षा MAML। बेटा ये सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे। ठीक है, हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कुछ अन्य बातें इनके विषय में यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं, अन्य बातें। तो अन्य बातें में हम क्या लिखेंगे कि इन्होंने क्या क्या और किया। ये अध्यापक थे, ये वकील थे, ये देश सेवा करते थे, कांग्रेस के 3 बार सभापति रहे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति से सम्मानित थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित थे। ये हम इसमें लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे साहित्यिक सेवाएं। ये बॉक्स आपका बड़ा बनेगा बेटा। साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाएं में हम क्या लिखते हैं? निबंधकार, आत्मकथा लेखक। निबंधकार, आत्मकथा लेखक। ठीक है, निबंधकार और आत्मकथा लेखक। इसके बाद हम लिखते हैं भाषा। भाषा सरल, व्यावहारिक, प्रवाहमयी। प्रवाहमयी। ठीक, इसके बाद हम लास्ट में लिख देते हैं इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1963 ईस्वी में हुई थी, 1963। ठीक है, मृत्यु 28 फरवरी 1963
1963 ईस्वी। ठीक है, ये तो हमने आपके स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत इतनी चीजें लिखी। ये आपको भी बॉक्स बना के सुंदर सुंदर लिखना है, क्योंकि आपकी कॉपी में लाइन बाय लाइन आप लिख लोगे, बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखते हैं तो पूरा अटता नहीं, इसलिए हमने साइड में लिखा है, आप एक सीक्वेंस में लिखोगे। इसके बाद हम जीवन परिचय पढ़ते हैं इनका। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं जीवन परिचय। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ था। आपने एंट्रेंस और एमए तक फारसी पढ़ी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। मेधावी छात्र थे, तो बाद में क्या हुआ? महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 में वकालत छोड़कर पुनः पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या किया? देश सेवा में लग गए। हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए प्रारंभ से ही प्रयत्नशील थे। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, काशी, नागरी प्रचारणी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थाओं से बराबर रहा। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर आप 28 फरवरी 1963 ईस्वी में स्वर्गलोक सिधार गए। साहित्यिक सेवाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक थे। उन्होंने अपनी रचनाएं मौलिक रूप से हिंदी में लिखी। इनकी आत्मकथा 1904 ईस्वी इनके हिंदी पर पूर्ण अधिकार का स्पष्ट प्रमाण है। इस पुस्तक पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने भी इन्हें हिंदी के वयोवृद्ध साहित्य सेवी होने तथा बापू के कदमों नामक पुस्तक का प्रणयन के लिए 2 पुरस्कार प्रदान किए। इनकी रचनाओं में विचारों की क्रमबद्धता, स्पष्टता, भाषा की सरलता, स्वाभाविकता तथा हृदय की संवेदनशीलता और देशभक्ति सभी के दर्शन एक साथ होते हैं। राजनीति में रहते हुए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी की जो अमूल्य साहित्यिक कृतियां प्रदान की हैं, वे सचमुच हिंदी के लिए गौरव का विषय है। अब बेटा हम भाषा शैली इनकी पढ़ते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा उनके व्यक्तित्व की तरह ही सरल और स्वाभाविक है। इनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का सर्वथा अभाव है। ये हिंदी को क्लिष्ट और संस्कृत निष्ठ बनाने के पक्ष में नहीं थे। इनकी भाषा में अस्पष्टता नहीं है, वो स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य है। इनकी शैली मुख्यतः विवरणात्मक, विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक व्यंजनात्मक शैली है। आत्मकथा नामक पुस्तक में व्यंजनात्मक और विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है।
जबकि बापू के कदमों में साहित्यिक और शिक्षा और संस्कृति आदि पुस्तकों में विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। मेरे यूरोप के अनुभव संस्मरणात्मक निबंध होते हुए भी विवरणात्मक और विवेचनात्मक शैली में लिखे गए हैं। विवेचनात्मक शैली का एक नमूना है वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को भी चखाया जाए। और बेटा इनकी मृत्यु तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और लास्ट में आता है साहित्य में स्थान। तो बेटा यद्यपि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, सच्चे समाज सेवी भी थे, किंतु साहित्यकार के रूप में भी उनका कम महत्व नहीं था। ठीक है, कम महत्व आज भी नहीं है। राजनीति और देश सेवा में व्यस्त रहते हुए भी हिंदी के प्रचार और साहित्य संवर्धन में आपका पूर्ण योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अतः राजनीतिक क्षेत्र की भांति हिंदी साहित्य में भी उनका प्रमुख स्थान है। हम एक पैसेज भी पढ़ लेते हैं भारतीय संस्कृति का कि कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश की विभिन्नता देखने में आएगी और वह कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी कि किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़े गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य अरावली सतपुड़ा सह्याद्री नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है न गर्मी देखने को मिलेगा। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि में भी मिलेगी, जहां साल में 2-4 इंच वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जा सकता हो। ठीक है, कोई ऐसा अन्न नहीं है जो यहाँ उत्पन्न नहीं किया जाता हो। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा किया न जा सके। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो। और कोई ऐसा वृक्ष या जानवर ऐसा नहीं है, ना कोई ऐसा वृक्ष और अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ठीक है, अब हम एक पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर और व्याख्या भी देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो बेटा पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में निहित विभिन्नता में एकता का चित्रण इतना सुंदर है कि भारतीय वसुंधरा धन धान्य से परिपूर्ण है, भरी हुई है। इसी कारण ऐसा कोई अनाज या ऐसा कोई फल नहीं है जो हमारी भारत भूमि में उत्पन्न न होता हो। भारतीय वसुंधरा भारत की धरती के गर्भ में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हर प्रकार की वनस्पति तथा हर प्रकार के जानवर भी यहाँ हमारे भारत के वनों में पाए जाते हैं। लेखक का कहने का आशय यह है कि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारत की एकता में भी अनेकता के दर्शन होते हैं। और आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत से देखना है कि वातावरण का असर व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर कितना पड़ता है। तो कह रहे उसका जीता जागता प्रमाण हमारा भारतवर्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा भारत है कि यहाँ भिन्न भिन्न प्रांत से आकर के लोग बसते हैं, क्योंकि उन सभी का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे यहाँ सब प्रेम से एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एकता में अनेकता है, क्योंकि विविध धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं और फिर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका कि भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग क्या प्रमाण देते हैं। तो निश्चित सी बात है, भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग यह प्रमाण देते हैं कि उनकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन सब अलग है, लेकिन फिर भी वो आपस में प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे पर उनका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, थैंक यू बेटा।